माता की मित्रों, नक्षत्रों को जानने का या नक्षत्रों से गोचर का प्रभाव जानने का पाठ शुरू कर रखे हैं और उसी में आज बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जिनका भी है उनके लिए सूर्य स्वाति नक्षत्र, मंगल सतभिषा नक्षत्र, बुध मृगशिरा नक्षत्र, शुक्र कृत्तिका नक्षत्र, गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शनि मूल नक्षत्र, राहु और केतु ज्येष्ठा नक्षत्र, ये जितने भी ग्रह हैं जो नक्षत्र बताए उनमें अगर गोचरवश आते हैं तो उत्तरा भाद्रपद वालों को पीड़ा पहुंचाएंगे। अब इनमें से ध्यान देने की बात यह है कि गुरु, शनि और राहु केतु ये बहुत समय नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो बहुत समय वहाँ पे रहेंगे उस नक्षत्र में, क्योंकि ये एक राशि पे जैसे गुरु 1 साल है, राहु केतु 1.5 साल है, शनि 2.5 साल तक गोचर करते रहते हैं, थोड़ा लॉन्ग स्टे रहता है इनका। तो जब एक राशि पे ये रहेंगे तो एक नक्षत्र में भी बहुत दिन तक रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का एक चरण। तो गुरु, राहु केतु और शनि, इनको आप आराम से, या बाकी ग्रहों को भी आराम से देख सकते हैं आप, चाहे आपके पास पंचांग है तो उनके द्वारा देख सकते हैं, या फिर ज्योतिष का कोई ऐप है आपके पास स्मार्टफोन में, या पंचांग का ऐप है तो उसके द्वारा आपको पता चल सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये साल में एक बार आपके इन नक्षत्रों में आएंगे, और जब इन नक्षत्रों में आएंगे तो जिनका भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है उसको कुछ न कुछ पीड़ा का अनुभव उस ग्रह से संबंधित जो कारकत्व है उनकी होगी। जैसा कि हम लोग देखते ही हैं, पूरे साल हम लोगों का जो जीवन है स्थिर नहीं रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी आज ये ठीक है तो कभी आज वो खराब है। उनका कारण है ये नक्षत्र और नक्षत्रों पे ग्रहों का गोचर। जन्म समय में जो नक्षत्र थे आपके, जो ग्रह थे आपके, जिन नक्षत्रों पे थे, जिस समय हम लोगों का जन्म हुआ, और जो जन्म के हिसाब से जो ग्रह जहाँ प्लेस है उसका अलग मैटर है, उनकी प्रिडिक्शन अलग होती है, लेकिन उनके शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति हम लोगों को गोचर के द्वारा होती है, और गोचर में भी नक्षत्रों के द्वारा होती है कि कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं। उस फलों की प्राप्ति का जरिया होता है दशा महादशा, और उन दशा महादशाओं में जब प्रत्यंतर, सुख समंतर ये सब निकाला जाता है उसके बाद में ये देखा जाता है। तो अगर इसको हम लोग पहले से ही फॉलो कर लें, हम लोगों की एक बार हम लोग भूल जाएं कि दशा महादशा हम लोगों को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, अगर इनको फॉलो करके दिनचर्या में इसको शामिल कर लें, क्योंकि जैसे डेली नक्षत्र चेंज होते हैं, तो आपके लिए कौन सा समय ठीक है, और इन ग्रहों को आप आराम से देख सकते हैं कि अभी कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा है या नहीं है। उसके बाद में बात आती है कि जो ग्रह जैसे सूर्य स्वाति नक्षत्र में गोचर कर रहा है तो वो उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए ठीक नहीं है, तो क्या वो उत्तरा भाद्रपद वालों को बहुत ज़्यादा पीड़ा देगा उस समय में? 13 या 13.25 दिन तक रहेगा? नहीं, बहुत ज़्यादा पीड़ा नहीं देगा। पहली बात तो सूर्य अपने कारकत्वों से संबंधित पीड़ा देगा। अब आप जन्मपत्री में देखिए कि सूर्य आपकी राशि के हिसाब से शुभ गोचर है या अशुभ गोचर है। जिसके पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं आप उनमें जाके नोटिंग कर सकते हैं। तो अगर वो अशुभ गोचर है तो फिर जन्मपत्री के स्थान से संबंधित पीड़ा भी देगा उस समय, लेकिन अगर वो शुभ गोचर है आपका तो जन्मपत्री के स्थान से संबंधित अच्छे फल देगा, शुभ फल देगा, और साथ साथ में इन फलों में भी वो कमी करेगा क्योंकि वो शुभ गोचर है। स्वाति नक्षत्र में जब वो आएगा तो उत्तरा भाद्रपद वालों को कुछ पीड़ा अपने कारकत्वों से संबंधित देगा, लेकिन अगर वो शुभ गोचर है तो वो उसमें कुछ कमी करेगा। इसको समझने का तरीका ये है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि उत्तरा भाद्रपद, उससे अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, विशाखा और चित्रा, इन नक्षत्रों में
पाप ग्रहों का या क्रूर ग्रहों का गोचर नहीं होना चाहिए। कौन कौन? सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रहों को विशेष ध्यान रखिए। आपके इन नक्षत्रों में इनका गोचर नहीं होना चाहिए। तो अब शनि, राहु, केतु को तो हम लोग थोड़ा सा साइड कर लें, क्योंकि ये तो बहुत समय बाद में आएंगे, और अगर आ भी गए तो बहुत समय तक रहेंगे एक नक्षत्र में। लेकिन सूर्य और मंगल साल में एक बार जरूर आएंगे, तो उस समय आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वो अपने कारकत्वों से संबंधित पीड़ा भी आपको देंगे, और कुछ रोजमर्रा की लाइफ में कुछ इस तरह का डिस्टरबेंस आपको करेंगे कि आपको थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर उस समय में जन्मपत्री से संबंधित दशा महादशा सपोर्ट नहीं कर रही है आपको, तो फिर ज़्यादा पीड़ा का एहसास होगा। और उस समय में अगर सूर्य या आपका मंगल सप्तशलाका के हिसाब से और एक दूसरे किसी राहु, केतु या शनि की वजह से वेद हो रहा है, तो फिर ज़्यादा पीड़ा होगी। लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह से वेद हो रहा है और इन नक्षत्रों में कोई शुभ ग्रह भी आ गया, तो फिर उस पीड़ा में कमी आएगी। तो इनको समझने का यही मतलब है कि हम लोग अपना, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग 1 महीने का या 1 दिन का या डेली का प्रिडिक्शन करने का तरीका क्या है। वो तरीका ये है कि हम लोग दशा महादशा देखते हैं, और दशा महादशा में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव तुरंत होता है वो सूक्ष्म अंतर्दशा होता है। उसको देखने के बाद में फिर ये चीज़ देखते हैं कि उस सूक्ष्म अंतर में जो आपका अशुभ फल दे रहा है या शुभ फल दे रहा है, उस समय में आपके ग्रह किस तरह से गोचर कर रहे हैं, कौन से नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं। आपके जन्म नक्षत्र, कर्म नक्षत्र या आधान नक्षत्र, ये सबको तो वेद नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तब वो अच्छे फल देंगे, फिर इतना डरने की बात नहीं है। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए शुभ नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, रोहिणी, हस्त, श्रवण, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, ये जितने भी नक्षत्र है वो सब नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए शुभ नक्षत्र है। तो जब भी जैसे डेली नक्षत्र चेंज होते हैं, तो कोई विशेष काम आपको करना हो, आपका रोजमर्रा का जो काम चल रहा है उसमें इतना कोई ज़रूरत नहीं है देखने का, लेकिन कुछ अलग हटके करना है। जो डेली के जो काम करते हैं आप, चाहे वर्क करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे स्टडी करते हैं, उससे अलग हटके कुछ करना है, तो आपके लिए ये नक्षत्र शुभ है। लेकिन यहाँ भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं पे ये वेद तो नहीं है, कहीं पे कोई क्रूर ग्रह या पाप ग्रह के द्वारा तो वेद नहीं है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पूर्वाषाढ़ा, हस्त और आद्रा 3 नक्षत्र आपके जन्म नक्षत्र को वेद करते हैं। तो जिस दिन भी ये तीनों नक्षत्र हो, उस दिन कोई विशेष काम जो रोजमर्रा की लाइफ के अलावा कुछ है, तो वो नहीं करने हैं आपको। इसका विशेष ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने या कुछ नया काम किसी दिन करना है, मुहूर्त वगैरह पंडित जी से पूछ लिया, निकलवा लिया, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है उस काम में और उस दिन पूर्वाषाढ़ा, हस्त या आद्रा नक्षत्र है, तो पंडित जी को ये बात बता दीजिए जिनके द्वारा करवा रहे हैं आप, क्योंकि आपके जन्म नक्षत्र को ये तीनों नक्षत्र भेद करते हैं। तो कुछ न कुछ अड़चन होगी, कुछ न कुछ विघ्न बाधा उपस्थित हो सकती है। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि जिनका शुभ दिन है उस दिन परिवार में, या तो उसको आगे बढ़ाइए या फिर अलर्ट हो जाइए। मतलब इस तरह का वातावरण अपने पास क्रिएट रखिए कि आपको अचानक से कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ा तो कोई हेल्प करने वाला हो, अचानक से कोई काम आ गया, कोई फ़ोन आ गया, तो उसको मैनेज करने वाला आपके पास होना चाहिए। तो ऐसा कुछ अगर हम लोग पहले से ध्यान कर लें कि क्या हो सकता है और उसका मैनेज करने का सिस्टम क्या करें हम लोग, तो उसको अगर पहले से हम लोग अलर्ट होके रखें, तो उस चीज़ की पीड़ा हम लोगों को प्राप्त नहीं होगी। अब सबसे विशेष बात है कि आपकी राशि के हिसाब से चंद्रमा पहले स्थान, तीसरे स्थान, छठे स्थान, 7वें स्थान, 10वें स्थान और 11वें स्थान, इन 6 स्थानों में आपकी राशि के हिसाब से, आपकी जो भी राशि है जन्म पत्री में, उसके हिसाब से चंद्रमा इन स्थानों में शुभ गोचर होता है। अगर किसी दिन जैसे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और आपको कोई काम करना है, लेकिन आपका चंद्रमा शुभ गोचर है और अंशों में भी बली है, किसी दुष्ट ग्रह या पाप ग्रह से वो विकल भी नहीं है, उसको दृष्टि भी नहीं दे रहा है कोई ग्रह, और अस्त भी नहीं है, तो फिर वो काम आप कर सकते हैं। क्योंकि नक्षत्रों की पीड़ा को कब मिलेगी, नक्षत्रों की पीड़ा को
प्राप्त कब होगा या उसके शुभ फलों की प्राप्ति कब ज़्यादा होगी, उसमें चंद्रमा का विशेष योगदान रहता है। अगर चंद्रमा शुभ है, चंद्रमा बली है, चंद्रमा अच्छे ग्रहों में गोचर कर रहा है, तो नक्षत्रों की पीड़ाओं का आभास बहुत कम होगा या आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर चंद्रमा का अशुभ गोचर है और नक्षत्र से भी पीड़ा प्राप्त होने का समय है, तो उस पीड़ा का आभास तुरंत होगा, फटाफट होगा और आपको पता भी चलेगा कि ये अचानक से क्या हो गया है। लेकिन उसी चीज़ को जब हम लोग इसमें जाके आप देखेंगे कि उस समय में कहीं ये नक्षत्र आपके वेद है या ये ग्रह इन नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा नहीं ये तो होना ही था। उसी चीज़ को टालने के लिए ये पाठ मैं दे रहा हूँ। हालांकि इनको देखा कैसे जाता है, इनका तरीका क्या है, इनकी विधि क्या है, वो सब पाठ मेरा पोस्ट किया हुआ है। ग्रहों के बारे में भी बहुत पाठ पोस्ट किए हुए, चाहे अष्टक वर्ग हो, चाहे शुभ अशुभ, या वेद का कैसे वेद होता है ग्रह एक दूसरे से, वो सब पाठ भी मेरे पोस्ट किए हुए। तो आप उनको जाके और अगर नोटिंग करके उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप जन्मपत्री के विषय में आप विद्वान बनो या नहीं बनो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप अपनी दिनचर्या को कम से कम इस तरह से पाठों को सुन के व्यवस्थित कर लो, जिससे जो अशुभ फलों की प्राप्ति होती है उसमें न्यूनता आए। और अगर हम लोग ये सब चीज़ का ध्यान रखें, से आप कोई भी काम करते हैं तो आप अपने नक्षत्रों के हिसाब से करते हैं, आप अपने नक्षत्र के हिसाब से शुभ और अशुभ देख के करते हैं, तो फिर अशुभ फलों की प्राप्ति मतलब आपके संस्कार भी गलत नहीं होंगे, आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, चाहे आपकी दशा महादशा खराब चल रही है, चाहे कैसी भी चल रही है। अगर बहुत ज़्यादा पीड़ा भी आएगी तो वो निकलेगी भी जल्दी, क्योंकि आप प्रेजेंट में अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही होता है, इन पाठों को समझने का, इन पाठों का बताने का मतलब भी यही है कि हम लोग अपने हिसाब से इसको प्रिडिक्ट करके और कुछ नोटिंग करके अगर हम लोग रखें तो हम लोग डेली का दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आशा है मित्रों आपको पाठ समझ में आया होगा, और मेरी कोशिश यही है कि जितने नॉर्मल शब्दों में बता सकूँ आपको कम से कम समय में, वही कोशिश मेरी जारी है हर पाठ के बारे में। और बताने का मतलब भी यही है कि जो ज्ञान हम लोगों के पूर्वजों ने हम लोगों को दिया, उस ज्ञान को किस तरह से हम लोग अपनी दिनचर्या में, आप पुराने समय को अगर ध्यान रखते हैं या पुराने बुजुर्गों के पास बैठते हैं, तो ये सब छोटी मोटी बातें वो लोग उस समय में नॉर्मली करते थे। अभावग्रस्त हो सकते थे, इतने धनी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी शांति से जीवन यापन करते थे। उसका कारण था यही, पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी उसको पता है कि ये नक्षत्र में ये काम नहीं करना चाहिए। तो चलिए, ये सब बातें बहुत लंबी हो जाएगी फिर बताने के लिए, वो सब बातों के लिए फिर किसी दिन कोई अलग पाठ रखेंगे हम लोग। तो इस पाठ के विषय में अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कमेंट हो या आपको अलग से कोई विशेष पाठ चाहिए, तो आप चैनल में कमेंट कीजिए, आपको आंसर भी मिलेगा और कोशिश भी होगी कि आपके अनुसार उस पाठ को डेवलप करके आपके पास भिजवाया जाए। तो जय माता की मित्रों।